नमस्कार, मैं मनीष कुमार ग्रामीण टैलेंट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए स्टूडेंट के साथ उपस्थित हुआ हूं और इसका नाम है रवि रंजन। बहुत बहुत स्वागत रवि। धन्यवाद सर, आपका पूरे टैलेंट कोचिंग सेंटर का अभिवादन। हाल ही में रवि को एक अच्छे सरकारी पद पर चयन हुआ है, उसके बारे में रवि से पूछता हूँ। उसके बारे में बताइए रवि। सर, ये मैंने अभी एसएससी सीजीएल, जिसको आप हम लोग यूँ कहें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये एक ग्रेजुएशन लेवल पे एक एग्ज़ाम कराती है पूरे कंट्री लेवल पे। उसका एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम का नाम है CGLE, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। उसके तहत वैरायटी ऑफ पोस्ट वो हमें ऑफ़र करती है, मोर देन 40 पोस्ट। तो मेरा उसमें चयन GST इंस्पेक्टर के पद पे, सेंट्रल GST इंस्पेक्टर के पद पे मेरा चयन है, जिसको कुछ लोग एक्साइज इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। यस। और काफ़ी कस्टम इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित पोस्ट माना जाता है। और कुछ लोग जो SSC CGL के थ्रू जो जॉब में जाते हैं, उनको तो कुछ लोग मिनी IAS भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो और जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये नौकरी काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है। तो और बाकी बात करते हैं रवि से। रवि, जहाँ तक मुझे पता है, तुम इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के हो, तुमने बीटेक किया है। तो सबसे पहले बताओ कि बीटेक कहाँ से किए और उसके बाद इस जनरल कंपटीशन के फील्ड में फिर रुझान कैसे पैदा हुआ? इंजीनियरिंग की शुरुआत 2012 से 2016 हमारा सेशन था। मैंने जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से इंजीनियरिंग करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा मैं प्रदर्शन या फिर यूँ कहें कि थोड़ा सोशल जॉब मुझे पसंद था। मैं थोड़ा पब्लिक सर्विस कर सकूं, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने ये SSC CGL को प्रीफर किया। उसकी तरफ फिर मैंने तैयारी करी और 1 साल 1.5 साल की तैयारी के बाद फिर अभी भी एक जॉब में हो रवि, उसके बारे में बताओ। हाँ, अभी मैं फ़िलहाल PWD में LDC के पद पे कार्यरत हूँ। कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में। भारत सरकार या दिल्ली सरकार? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इंजीनियरिंग करना ज़रूरी था वो जनरल कंपटीशन में CGL की तैयारी करने के लिए? क्या उसका कुछ फ़ायदा मिला इंजीनियरिंग की तैयारी करने की वजह से? ऐसे अगर डायरेक्ट अगर देखा जाए टू द पॉइंट, तो ऐसे तो कोई डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, एक ये है कि थोड़ा माइंड जो है उस पर वो ओपन, एक तरह से आप बोल सकते हो। वो माइंड है ना, बहुत वैरायटी ऑफ आपके आप माहौल में जाते हो, उससे आप थोड़ा अफेक्ट होते हो। यानी आप अगर BSc करते तभी CGL दे सकते थे। यस सर। और BSc करने में मुझे लगता है पैसे भी काफ़ी कम खर्च। हाँ, बिल्कुल। बीटेक करने में काफ़ी अच्छा खासा खर्च हुआ, यस सर, है ना? तो मैं जरा, आपको तब भी बीटेक करने का फ़ायदा मिला CGL में भी? हाँ, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ी मेरी इंग्लिश जो यूँ कहें, क्योंकि 4 साल हमने इंग्लिश में ही मतलब जो है मेरा पूरा पढ़ना लिखना हुआ। तो इंग्लिश में थोड़ा नॉर्मल आप फील करोगे। और फिर 200 नंबर का अगर मैं कहूँ तो मेंस में, SSC CGL में 200 नंबर का मेंस में इंग्लिश होता है। वो आप फिर उसको आप आराम से उसमें मार्क्स। अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। आप अमरपुरा के रहने वाले हैं। आपके पिताजी रमेश सर हम लोग बोलते हैं, वो पहले मॉडल स्कूल में पढ़ाते थे और काफ़ी गरीब परिवार से आप आते हैं। और मुझे याद है जब आप छोटे थे, आपके पिताजी यहाँ लखपत में होम्योपैथी का एक दुकान चलाते थे और भरण पोषण अपने परिवार का कर रहे थे। आपकी माँ को बहुत बाद में एक जॉब लगा, वो जो शिक्षा मित्र में जॉब लगा, टीचर हैं वो। तो माँ के नौकरी होने के बाद पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी अच्छी हुई, उसका पढ़ाई लिखाई में आपको फ़ायदा है मिला। तो शुरुआती लाइफ जो है उसमें आपको कैसा फील होता था? मतलब कहीं कोई ऐसा तकलीफ़ होता था कि काफ़ी गरीबी से निकले, अब तो अच्छा खासा लाइफ हो जाएगा इस जॉब के बाद? तो बचपन की कोई ऐसी बात जिसमें आपको बहुत दुख तकलीफ महसूस हुआ, कोई ऐसी वाक़या, कोई ऐसी घटना जो आपको लगा कि नहीं बहुत तकलीफ़ है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए?
सर ऐसा कई बार ऐसा होता था कि आप जैसे और सब जो नेबरहुड में वो कहीं कुछ अच्छे किस्म के, जैसे आप जैसे इंस्टेंस में बताता हूँ, हर होली में मतलब हमारे पास एक टेंशन होता था कि वो जो कुर्ता और पैजामा जो होता है वो मतलब वो हम लोग खरीद पाए, वो हमारा शौक होता था कि सब लोग के यहाँ एक वो एक सेट तो कम से कम उस दिन का अलग होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि जो मॉडल स्कूल में जो वाइट ड्रेस और वाइट वो होता था, पीटी का ड्रेस होता था, वाइट ड्रेस ऊपर भी शर्ट और पैंट भी नीचे, तो उसे हम लोग पूरे अच्छे से धो के 2 दिन पहले से ही और उसको प्रेस करके, हाँ प्रेस करके उसका होली में हम यूज करते थे। क्योंकि हम लोगों को भी ये फील होता है, बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो उस समय लगता है कि कोई गांव में आया या कोई हित नाता के लोग आए, घर पे आए और वो नौकरी में है, तो अजीब सा आकर्षण होता था उनके प्रति। और दूसरा एक सर कि जैसे जब भी कहीं आउट आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, जैसे मैं नानी घर ज़्यादा जाया करता था, नालंदा में मेरा नानी घर पड़ता है, तो वहाँ पे जाने के लिए 1-2 सेट होते थे, तो एक उसमें से दोनों ही सेट हमारा मॉडल स्कूल का ड्रेस होता था, ऊपर है ना शर्ट और हाफ पैंट, और बेल्ट वही वाला मॉडल स्कूल वाला, तो ये सब चीज़ें। हाँ, बहुत ये फ़र्क पड़ता था बचपन में, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और टैलेंट में पढ़े बहुत सारे स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही थे जो काफ़ी गरीब परिवार से थे, और आज के डेट में वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उसके पीछे जो है ना पढ़ाई की ताकत ये सुनो बात है कि नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप टैलेंट में कब पढ़ने के लिए आए? सर मैं टैलेंट में 7th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था, और मुझे लगता है कि शायद सन 2005 में मैं पहली बार, मेरे पिताजी ने यहाँ एडमिशन के लिए मुझे लेके यहाँ पे आपसे बात किया था। और उसके पहले हुआ यूँ कि 2001 में एक हमारे रवीश भैया हैं, वो टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट जो टैलेंट कोचिंग सेंटर में हर प्रत्येक वर्ष आयोजित करवाया जाता था, तो उसमें पहली बार वो मॉडल स्कूल में ही पढ़ाई किया करते थे, हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। तो वो टैलेंट बजाबता जो है मॉडल स्कूल में, जब प्रेयर के टाइम पे परमिंदर सर ने अनाउंसमेंट किया प्रेयर के जस्ट बाद कि हमारे यहाँ का एक छात्र है जो टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट में विनर हुआ है, तो आपको भी ऐसा मतलब उनको गिफ्ट प्राइज़ मिला है, तो आपको भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए। इधर भी पढ़ाई कर रहे हैं एकेडमिक पढ़ाई, और उधर जीएस की भी पढ़ाई करके वहाँ से भी उनको स्कॉलरशिप और बहुत सारे है ना गिफ्ट वगैरह रिवार्ड वगैरह मिले। तो पहली बार पता चला कि ये फिर TOQC क्या है और ये कौन आयोजित करवा रहे हैं, तो फिर मुझे इसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ, फिर यहाँ पे मैं आया और फिर एडमिशन। और पढ़ाई में आप अच्छे थे, मुझे याद है क्लास में भी हमेशा 1 to 3 में होते ही थे। बैच काफ़ी कंपटीशन वाला था, इसमें कई बच्चे अच्छे थे, काफ़ी कंपटीशन, और आज भी वो आपके बैच के कई लड़के अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छी जगह पे हैं, अच्छे जॉब में हैं। 2007 में आप विनर हुए थे, है ना, याद है ना? 2007 में विनर हुए थे और साइकिल मिला था प्राइज। उससे पहले सर टैलेंट क्विज कॉन्टेस्ट अंदर हाँ, कोचिंग के अंदर लेवल पे होता था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक बार स्टेट लेवल पे क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, तो उसमें भी मुझे मतलब फर्स्ट प्राइज पूरे। हाँ, मुझे याद, मैं साथ गया था और वहाँ पे ग्रुप था, पटना ज़िले का ग्रुप था। पटना ज़िले का ग्रुप था, एक आप थे, एक नालंदा का लड़का था और एक आरा का लड़का था, और उसमें चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, और साथ में डिप्टी CM भी थे सुशील मोदी, और आप लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। यानी स्टेट लेवल के क्विज में भी आप फर्स्ट हुए थे और ओपन क्विज में भी फर्स्ट हुए थे। उसके बाद क्विज हुआ, उसमें भी आप डैश तक आए थे, है कि नहीं? मैट्रिक का रिजल्ट आया, मैट्रिक के रिजल्ट में भी आपके कितना मार्क्स आया था मैट्रिक? 79%, लगभग 80% के आसपास, और उस टाइम में 79% एक प्रतिष्ठित मार्क्स होता था मैट्रिक के एग्ज़ाम में। उसके बाद आप पटना गए थे, तो पटना में मुझे याद है कि आपको स्कॉलरशिप मिला था, क्योंकि हम लोग उसमें वादा करते थे कि जो क्विज में विनर होगा उसको पटना में रहने और पढ़ने की फैसिलिटी दी जाएगी 2 बरस तक के लिए। तो रतन सर के यहाँ पढ़े, उस दौरान का अनुभव बताइए कि उस दौरान आपकी पढ़ाई कैसे हुई, अच्छी हुई या वहाँ कुछ कमी रह गई? सर 10th के बाद जब टैलेंट कोचिंग के माध्यम से ये फैसिलिटी मुझे जब मुहैया कराई गई, तो बहुत एक
जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया था, और अपने आप को मतलब काफ़ी मैं प्राउड फील करता था कि अब इंजीनियरिंग तो कभी करने का हमारे बैकग्राउंड उतना ये नहीं था, तो लेकिन वहाँ आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको फ्री में अगर ये करा दिया जाता, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय 2009। तो वहाँ पे पढ़ाई के 2 साल तक हमने प्रिपरेशन करी। उसमें एक चीज़ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, मेरा चयन आईआईटी में क्यों नहीं हुआ ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं 3 जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें मेरा ध्यान जो है वो केवल एक सब्जेक्ट पे था, वो केमिस्ट्री था। बाकी मैथ और फिजिक्स को मैं एवरेज लेके चल रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई एग्ज़ाम फाइट करना है तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका पूरा सिलेबस आप एक बार ये करो, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट पे आप इक्वल फोकस आप करें, तब ये आपके लिए आसान होगा। और वैसे फ़ायदा ये हुआ कि इंजीनियरिंग की तैयारी करने के कारण बहुत सारी पूरी इंग्लिश हमारी अच्छी हो गई। इंग्लिश में ही फिजिक्स केमिस्ट्री ये अच्छा हो गया। बहुत सारी नॉलेज जो ऐसे आप अगर जैसे आप अपने क्षेत्र में कर सकते थे, वहाँ पे आप कर रहे हो। एक बहुत अनुभवी टीचर आपको मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो वो आपका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, उस पर आपकी पकड़ हो जाती है, फिर आगे आपके लिए आगे इंजीनियरिंग के लिए आसान हो जाता है। तो जो आईआईटी का जो आप एग्ज़ाम दिए आप, तो उस समय पहली बार जब एग्ज़ाम दिए तो उस समय अच्छा नहीं एग्ज़ाम गया, फिर आप सेकेंड अटैम्प्ट के लिए गए, फिर सेकेंड अटैम्प्ट में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा? सेकेंड अटैम्प्ट मुझे जहाँ तक मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, शायद कट ऑफ 112 था और मेरा 108 था, तो फाइनली मेरा नहीं हुआ। तो मैं AIEEE का एग्ज़ाम भी होता था शायद, तो उसके तहत मेरा NIT में तो नहीं हुआ, लेकिन टॉप का एक प्राइवेट कॉलेज जयपुर में, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, वो वहाँ पे, वो जयपुर का मतलब एक प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है, वहाँ पे मैंने एडमिशन किया। तो वहाँ पर जो वहाँ पे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कौन सा ऐसा साल है जब मतलब फर्स्ट ईयर से ही या फिर फोर्थ ईयर से या थर्ड ईयर से, कब वो साल है जब आपको लगा कि इंजीनियरिंग की जगह पे हमें जनरल कंपटीशन के फील्ड में जाना चाहिए? ऐसा हुआ, यूँ हुआ कि ये उसमें एक सब्जेक्ट जो था वो कंप्यूटर का था, C++। तो ये सब जो सब्जेक्ट था वो हमारे बैकग्राउंड से मतलब मैंने कभी फेस नहीं किया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तो हमारी प्रिपरेशन रही थी, उसमें फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जो उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड था, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो हम बिल्कुल आराम से उसको हम कर सकते थे। लेकिन एक जो कंप्यूटर का वो होता था उसमें हम लैग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर ये चीज़ें अगर हम नहीं अच्छे तरीके से लर्न करते हैं तो फिर आगे जाके थोड़े तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इससे अच्छा है कि मतलब और प्राइवेट सेक्टर में ये था कि मतलब एक थोड़ा वर्क प्रेशर तो होता ही है, तो मैंने अपना ध्यान फिर सरकारी जॉब की तरफ लगाया कि हमारा बैकग्राउंड चूँकि जीके का रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री तो यहाँ के लड़कों का तो जीके ठीक हो ही जाता है। तो फिर मैंने फिर SSC का प्रिपरेशन करना शुरू किया, और यहाँ का जो क्विज होता था वो काफ़ी वहाँ पे क्विज का बहुत फायदा हुआ। हाँ, जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो फिर तो 10 तक आपका मैथ और साइंस मजबूत है, और प्लस जीके आपका यहाँ से मजबूत है, तो फिर आप आराम से आप बिल्कुल फाइट कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। तो अभी तो आपको एक जॉब है, अभी जॉब कर रहे हैं आप, दिल्ली में हैं, और दूसरा जॉब का रिजल्ट आ चुका है और वो बहुत जल्द आप एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर मतलब पोस्टेड हो जाएंगे। आगे का भी कोई प्लान है, आगे और पढ़ाई करनी है? यस, आगे का मेरा प्लान है कि मैं BPSC के लिए अभी फाइट करूंगा, और BPSC जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो हर साल एडमिनिस्ट्रेशन जॉब आपको प्रोवाइड कराती है, आप वैरायटी ऑफ उसमें जॉब है, आप डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपका अच्छा रैंक आता है तो आप SDM के पोस्ट पर भी जा सकते हैं। यानी आपको प्रशासनिक फील्ड जाने का मन है या पुलिस का फील्ड जाने का मन? नहीं, प्रशासनिक में एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट बिल्कुल ट्राई करूंगा कि, और आप लोग की अगर शुभकामनाएं रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, बिल्कुल। टैलेंट अपने विद्यार्थियों पर गर्व करता है, और आप लोग तैयारी करेंगे, आप लोग अच्छा करेंगे, आप लोग अच्छे जगह पे जाएंगे तो आपका नाम रोशन होगा, ठीक है, और टैलेंट का नाम रोशन होगा। और कुछ व्यक्तिगत बातें हम लोग करें, जैसे
मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पूरे लाइफ में भी जितना दिन का लाइफ है उसमें सबसे सुखद पल कौन है, यानी सबसे अच्छा दिन वो कौन सा था और किस कारण से था? सबसे सुखद पल अगर मैं ऐसे कहूँ तो मैं इस्कॉन से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो इस्कॉन से जुड़ने को मैं इसलिए सुखद पल मानता हूँ कि अभी तक मैं जहाँ तक सोच पाता था कि एक जॉब लोगे, आप शादी करोगे, फिर आगे आपकी पीढ़ी होगी, फिर आप कुछ लोगों की सेवा कर सकते हो, लेकिन उसके आगे भी चीज़ें होती हैं जो आपको स्पिरिचुअली आपको वो मोटिवेट करती हैं। तो वो मुझे फिर पता चला कि कुछ एक गॉड का और है ना, गॉड से रिलेशन और थोड़ा सा माइंड यानी शांत। आपका झुकाव जो है अध्यात्म की तरफ है। हाँ, थोड़ा मेरा लेकिन इससे मैंने जो प्रश्न पूछा, मैंने पूछा कि वह कौन सा पल, पल मतलब होता है एक थोड़े समय की घटना जो आपको सबसे अच्छा लगा हो अब तक का, और किस कारण से लगा हो अच्छा? सर सबसे अच्छा पल तो मेरा जब TOQC में विनर हुआ था तो मेरे लिए ये काफ़ी रोमांचकारी पल था, क्योंकि मैं बचपन से ही, जैसे 2001 से ही आप हम देख सकते हैं कि रवीश भैया, उसके बाद फिर चंद्रभानु प्रकाश, ऐसे करके वो विनर होते थे। उनकी उस समय मतलब इस सोसाइटी में, पूरे नवतपुर में मुझे लगता है कम से कम 30 या 33 गांव हैं। काफ़ी एक रिस्पेक्टेबल आप मतलब कि आप जॉब में चले गए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, पटना गए, दिल्ली गए, उसमें सबसे अच्छा समय वो हाँ लगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जब नाम अनाउंस उसमें हुआ था कि मतलब विनर मतलब मेरा नाम लिया गया था, उसमें बहुत ही मेरा मतलब शरीर कंपन हो रहा था। ऐसे कभी मेरा शरीर ऐसा रिएक्ट नहीं किया है। और काफ़ी मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अच्छा मतलब फर्स्ट चलिए, हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग दुनिया भर घूम के आते हैं लेकिन उन्हें सुख यहीं मिला है। और ये कोई आसान बात नहीं थी। आपके पैरेलल में कम से कम 6 से 7 स्टूडेंट मतलब आपको compete करने वाले थे। वो एकेडमिक पढ़ाई में भी अच्छे थे और GS भी उनका बहुत ही आपसे अच्छा था। और एक ये फ़ायदा होता है कि आपका माइंड ओपन हो जाता है। आप कहीं भी सोसाइटी में कुछ होता है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी भी मुद्दे पे आप अपनी राय रख सकते हो। और ये ऐसा कोई दुखद पल जो आपके लाइफ में आपको झकझोर दिया हो कि नहीं, ये जो है ना वो समय, एक क्षण का वो समय जो सबसे दुख आपको दिया हो? सर दुखद पल तो ऐसे यूँ कह सकते हैं कि वो दुखद पल बार बार आता रहा है। जब भी कहीं पे मतलब चूँकि मेरा आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताया, फाइनेंशियली हम शुरू में काफ़ी वीक थे, तो हर बार एक वो घटना ऐसे एक बार माँ को जिंदगी में, देखिए सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कोई घटना जो बहुत बहुत खुशियों से भर देता है, अब कोई एक घटना जो है मतलब दुख, मतलब मन जो बहुत दुखित कर देता है, तो कोई एक घटना का जिक्र। हाँ वही बता रहा बस था। वो व्यक्तिगत प्रश्न हाँ है। व्यक्ति वो हर बार कभी कभी एडमिशन फ़ी ये करने के लिए ना मतलब जैसे 120 रुपया ही 130 रुपये, उसके लिए मतलब पापा दवाखाना में वेट करते रहते थे कि वो मरी जाए। कभी कभी तो मम्मी को अपना गहना वगैरह भी, ज्वेलरी वगैरह भी मतलब बेचना पड़ता था इस टाइप से। बात सही वो है, काफ़ी अब मर्माहत करने वाली घटना समय होती होती थी। थी, सही बात है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा कर भी रहे हैं। और बचपन से ही देखे थे आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, तो पढ़ाई में आगे बढ़ने में व्यवहार का कितना महत्व होता है? सर व्यवहार यूँ कहें कि चूँकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही मम्मी प्राइमरी टीचर रही और पापा 10th तक के मॉडल स्कूल में पढ़ाते थे, तो थोड़ा डिसिप्लिन शुरू से ही था। और तो इस कारण अगर कहीं भी डिसिप्लिन आप लाते हो अपने अंदर और किसी सेक्टर में आप ईमानदारी से प्रयास करते हो डिसिप्लिन को अपने अंदर ये करके, तो आप थोड़ा टाइम लग सकता है, आप कंटिन्यू करो उस चीज़ में, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अल्टीमेटली आप सक्सेस को ये बिल्कुल। अरे इस्कॉन के बारे में बताए तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि आपके पिताजी जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा से रहे हैं शुरू से, अभी जदयू में हैं, लेकिन मूलतः वो कम्युनिस्ट हैं और वो नास्तिक विचारधारा के हैं। देखिए मणिपुरा में कई लोग जो हैं कि वो यकीन नहीं करते हैं, हिंदू धर्म में यकीन नहीं करते हैं, अर्जक संघ से वो बाकी विधि विधान करते हैं, कर्मकांड को ये हटाते हैं। आपका झुकाव अचानक से अध्यात्म की तरफ क्यों गया, वो बहुत बहुत कम शब्दों में वो बताइए। सर यूँ कहें जबकि पिताजी का इसमें कोई झुकाव नहीं है, माँ
प्रकार की हैं, उनका झुकाव धार्मिक पृष्ठभूमि से हो। हाँ, हल्का कर सकते हैं, लाइट। लेकिन आप पूरी तरह से आध्यात्मिक झुकाव की नहीं, तरफ पूरी चले। तरह तो नहीं कर सकते। मैं जैसे मुझे पसंद है स्पिरिचुअलिटी थोड़ा हल्का, तो वो यूँ कहें कि मैं 2015 में मेरा 3rd ईयर चल रहा था, और हॉस्टल वगैरह में थोड़े उतने अच्छे आपको जो 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 हॉस्टल में जो फूड प्रोवाइड कराते हैं वो उतने अच्छे हेल्दी वगैरह नहीं होते हैं। तो बगल में ही एक वो हरे कृष्णा का सेंटर था इस्कॉन का, तो वहाँ पे एक था कि, और एक चीज़ मुझे ये ज़्यादा लगता था कि पूरे 1st, 2nd और 3rd ईयर में हमारी जो रूटीन होती है, जो आप यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाते हो, गार्जियन ये करते हैं, वो पूरी तरह बिगड़ चुका था। और रात को 2-2, 3-3 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर ऐसे ही आप गप्पे मार रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, भले ही आप पढ़ाई भी साइड में कर रहे हो, लेकिन रूटीन आप सुबह जग ही रहे हो, आप 9:30 बजे, 10 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा रूटीन वो हो जाता है। तो बीच का कोई रास्ता होता नहीं है, या तो आप फिर गलत रास्ते पे जाओगे, या फिर थोड़ा अच्छे रास्ते की ओर आप कर सकते हो। तो फिर मैं वहाँ पे भोजन करने के लिए जाया करता था इस्कॉन सेंटर पे। वहाँ पर क्राइटेरिया ये था कि आप सुबह सुबह आधा घंटा मंगला आरती वगैरह, जो मेडिटेशन वगैरह होता है वो कर सकते हैं, और 4 नियम का फॉलो होता है। वो बताते थे कि नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा किसी प्रकार का नहीं, और नो मीट ईटिंग ये। और फिर वो थोड़ा चैंटिंग करने के लिए बोलते थे, जिससे आपका दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट रहे, थोड़ा शांति मिले। तो इंसान को अल्टीमेटली थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा आनंद ही चाहिए, थोड़ा सुख चाहिए। इसलिए मैं, और उस पर पूरा दिन मैं नहीं देता हूँ, सुबह के बस 1 घंटे में वो करता हूँ, ताकि पूरा। तो यानी कॉलेज लाइफ में ये आपका झुकाव उस तरफ। हाँ, क्योंकि मैं नेचुरल लाइफ से अननेचुरल लाइफ की तरफ जाना। बिल्कुल। कॉलेज में मैंने देखा है कई इंजीनियरिंग कॉलेज में इस्कॉन वालों का काफ़ी प्रभाव है, बच्चे काफ़ी आकर्षित होते हैं। राकेश का भी देखे कि काफ़ी झुका इस्कॉन की यस सर, तरफ। मैंने पढ़ा था उनका आगे। हाँ, तो बहुत अच्छा। अब जानना चाहता हूँ कि मूवी वगैरह में कोई शौक है, मूवी देखना शौक है? अभी तो उतना शौक नहीं रहा, लेकिन मैं उसमें 90 की जो मूवीज़ वगैरह होती थी वो मैं देखा करता था, म्यूजिक सुना करता था 90s की। कुमार सानू। सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी आपको अभी तक? सबसे अच्छी मूवी मुझे सबसे अच्छी नहीं पता है, मैं एक्चुअली 2-3 है, इसलिए एक अच्छी मूवी तो बाहुबली लगी थी। हाल फिलहाल में? हाँ, बाहुबली, मतलब मैं गया था, हमारे दोस्त लोग के साथ हम लोग गए थे। उसके पहले एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, वो मेरी काफ़ी फेवरेट मूवी रही। हॉबी क्या है आपकी? हॉबी सर, मेरा दोस्तों के साथ घूमना, वो काफ़ी हॉबी मेरा मतलब पसंदीदा का ये। दूसरा, जो नीडी लोग हैं उनको जितना अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं, वो मुझे काफ़ी संतुष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल। और आपके आदर्श व्यक्ति कौन है? मेरे आदर्श व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम, और दूसरे मतलब मेरे पिताजी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। वो इसलिए कि शुरुआत से ही, जब से मैंने होश संभाला है, वो कोई शॉर्टकट उन्होंने नहीं अपनाया किसी भी चीज़ को, जैसे पाने के लिए, उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए कोई शॉर्टकट का सहारा उन्होंने नहीं लिया। बिल्कुल। हमेशा स्ट्रगल ही उन्होंने प्रेफर किया है, और हमेशा समाज के सभी तबकों से वो मिलजुल के रहने का एक उन्होंने मुझे हमेशा शिक्षा दिया। हमेशा ही जैसा माँ बाप के देश संस्कार से तो बच्चों का विकास होता है निश्चित तौर पर, और इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकांश लोगों के मतलब जो आदर्श व्यक्ति होते हैं उसमें माता पिता जरूर होते हैं। और कोई ऐसा प्लान जो आप जो मन में रखते हैं, कभी कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हो जो थोड़ा सा हट के हो, ऐसा कुछ मन में कभी आया कभी? सर, जैसे कि मैंने एक वाक्य है जो बोलते हैं, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। ये मेरे माइंड में बचपन से ही रहा है, क्योंकि समाज का कर्तव्य है कि आपको वो शिक्षा वो प्रदान करते हैं। अब जब आप उस पोजीशन पे या फिर जहाँ भी पहुँच जाते हो, तो आप उस हिसाब से आप अपने समाज में कंट्रीब्यूशन कीजिए, तभी वो सार्थक होगा शिक्षा। नहीं तो अगर ऐसे सब लोग हम
लोग इस चीज़ को प्रीफर हम लोग को केवल करना जॉब में जाने के लिए कोई पढ़ता है तो फिर समाज को उससे क्या लाभ है? हाँ, वो आपकी व्यक्तिगत लाभ है, उसे वो सोसाइटल अचीवमेंट नहीं है, वो केवल आपका हम एक पर्सनल दूसरे को अचीवमेंट सपोर्ट करते हैं तो हम भी आगे बढ़ते हैं और समाज भी आगे बढ़ता है। वो आपका पर्सनल अचीवमेंट है, हमें सोसाइटल अचीवमेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो ये मेरा ये है कि मैं थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, जैसे बीपीएससी के थ्रू अगर करते हैं, उसमें अगर भगवान की कृपा से अगर होता है आप लोग के आशीर्वाद से, तो मैं पब्लिक सर्विस में मेरा ये है। मैं जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, सरकार प्रायोजित जो भी स्कीम्स होती हैं, उसको मैं मतलब ग्राउंड लेवल पे उसको सुनिश्चित होना। है। बिल्कुल। ऐसा एक काल्पनिक प्रश्न एकाध, जैसे यदि आपको एक मौका मिले कि आप कुछ भी बन सकते हो तो क्या बनना चाहेंगे? यानी आपको अगर ये अधिकार हो जाए, भगवान आपको आगे बोल दे कि जो मांगो से तुमको दे दूंगा, तो क्या मांगोगे भगवान से? ये थोड़ा ऐसा होता है ना, कोई कहे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, कोई बोले कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं। ऐसा क्या है जो बहुत आकर्षक लगता है कि मैं ये बन जाऊंगा, तुरंत मांग लूंगा भगवान से? मैं ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि मतलब मैं एक्चुअली जो, अब थोड़ा और लगेगा सुनने में, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव वगैरह होते हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो सेवा तो अभी आप कर रहे हैं या करेंगे ही। मैंने क्या कहा कि यदि आपको मौका मिले कि आप कुछ भी मांगोगे मिल जाएगा, तो कौन सा चीज़ मांगेंगे आप भगवान से? सर मैं एक मतलब एक जो कलेक्टर की पोस्ट होती है, हाँ, वो मांग लीजिएगा। हाँ, वो मुझे आप कलेक्टर का पोस्ट दे दो। हाँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ लोगों की। नहीं, सेवा तो करना अच्छी बात है, कलेक्टर का पोस्ट है वो मांग लेंगे भगवान से। यानी इसमें भी आप, इसका मतलब आपका झुकाव है उस फील्ड में, प्रशासनिक फील्ड में जाने का। हाँ, लोगों की सेवा करने की। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं, पूरे टैलेंट परिवार की ओर से शुभकामना देते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं अभी आगे बने, आप मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं ग्रामीण टैलेंट टॉक्स के सभी दर्शकों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, और टैलेंट कोचिंग सेंटर का मेरे जीवन में काफ़ी योगदान रहा है, जो इसके बारे में मैं जितना भी ये करूँ तो वो कम ही है, और मैं हमेशा से टैलेंट परिवार का ऋणी रहूँगा। धन्यवाद। और अब अगले एपिसोड में हम लोग एक नए स्टूडेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।